नमस्कार। स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आप देख रहे हैं हमारी खास बिजनेस टुडे के लिए यूट्यूब पे पेशकश अर्थ क्रांति। और आज जो मुद्दा हमने आपके साथ चर्चा करने के लिए रखा है वो है ब्याज दरें। और ब्याज दरें जो अभी बढ़ रही हैं ये क्यों, कैसे और इसका परिणाम क्या होगा, इस पे चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बुधवार को 40 बेसिस पॉइंट्स से अपनी जो रिपो रेट है, जिस ब्याज दर पे रिजर्व बैंक पैसा देता है हमारे बैंक्स को आगे पैसा बढ़ाने के लिए, लोन्स के लिए, उस ब्याज दर को उन्होंने 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 4.40% कर दिया। अब ये जो हाइक है इसकी कई विशेष बातें हैं। पहली, 2018 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई है। और जब कोविड पैंडेमिक आया उसके बाद आरबीआई ने 2 बारी ब्याज दर काटी थी और उसके चलते ब्याज दर जो अभी चल रही थी वो 4% पे थी। जो आरबीआई ने पहले काटा था कुल मिला के लगभग 125 बेसिस पॉइंट्स, यानी 1.25% के करीब। और अब आरबीआई ने उसमें से 40 बेसिस पॉइंट्स अपनी तरफ वापस ले लिया है। साथ ही साथ आरबीआई ने 87,000 करोड़ रुपए का जो बैंक्स के पास लिक्विडिटी था वो ले लिया है और उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। यानी एक तरफ से ब्याज दर बढ़ा दी, दूसरी तरफ से बैंकों के पास जो कैश था आगे बांटने के लिए लोन्स द्वारा, उसको भी 87,000 करोड़ रुपए से करीब करीब कम कर दिया है। और इसका कुल मिला के जो नतीजा निकला है, जो अपने भारत देश में 21 बड़े बैंक हैं और बहुत सारी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, उसमें अब ब्याज दर बढ़ाने का एक दौर शुरू हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक और पब्लिक क्षेत्र की बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ने इस पे घोषणा कर दी है। और सारे बैंक्स, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, जो 2 बड़े बैंक है, एक निजी क्षेत्र का एक पब्लिक सेक्टर का, इन सब से भी अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी लोन की रेट, जिस ब्याज दर पे वो लोन देते हैं, कार लोन, घर के लिए लोन, बाकी जो कंज्यूमर लोन्स हैं, उनको बढ़ाएंगे। और न केवल ही ये साधारण आम आदमी टाइप बोरोवर के लिए बढ़ेगा, ये इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल लोन्स की भी रेट बढ़ेगी। मैं आपसे मगर जो बात कर रहा हूं वो ये है कि आप अगर बोरोवर हैं, आपने अपने घर के लिए, अपने महल के लिए, अपने सपनों के महल के लिए अगर लोन लिया है और आप ऑलरेडी ईएमआई दे रहे हैं, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अभी लोन नहीं लिया है और सोच रहे थे, दोनों पे आप पे इंपैक्ट आया है। जो वर्तमान में ऑलरेडी ईएमआई का भुगतान कर रहा है, उनके लिए जो ईएमआई, मासिक ईएमआई जो है वो अब बढ़ने वाली है। आपका कौन सा बैंक है, आपके क्या प्रिंसिपल हैं, किस पर्टिकुलर टाइप का आपने लोन लिया है, क्या आपको कोई खास टाइप की रियायत थी, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अधिकांश लोन्स पे फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जैसे जैसे ब्याज दरें बदलती हैं वैसे आपके लोन की रेट बढ़ती और घटती है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब घटती है तो आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, बढ़ता है तो थोड़ा नुकसान करता है। और दूसरी तरफ फिक्स्ड रेट भी है। फिक्स्ड रेट जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उतना ज़्यादा नहीं, फ्लोटिंग ज़्यादा प्रचलन में था, क्योंकि अब पिछले 3-4 साल से एक ब्याज दरों में मंदी का एक प्रकार से माहौल था। हालांकि मंदी शब्द सही नहीं होगा, आप में से कुछ लोग बोलेंगे क्या क्या कह रहे हो, इंडिया में तो फिर भी
ब्याज दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप अमेरिका देख लो, कनाडा देख लो, यूरोप देख लो, वहाँ पे तो 0 या ज़्यादा से ज़्यादा 1% की ब्याज दर पे बढ़िया लोन मिल जाता है। यहाँ तो 7 साढ़े 7% से कम में कोई बात ही नहीं होती, और यहाँ फिक्स डिपॉजिट में भी कम पैसा मिल रहा है, जो बाहर भी होता है। पर अब जो स्थिति एक उत्पन्न हुई है कि अगर आप घर का लोन लेने वाले हैं तो उसका कॉस्ट अब बढ़ चुका है। अब दो राय विशेषज्ञ दे रहे हैं। एक कि जब आपको घर लेना आता है आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास उतना कुछ बेसिक पैसा हो, जिसे अपफ्रंट पेमेंट या कैश डाउन पेमेंट जिसे कहा जाता है, जो आपके पास होगा तभी तो आप ईएमआई लेने की स्थिति में होंगे। और ईएमआई तभी लेते हैं जब आपकी नौकरी पेशा पूरा बराबर चल रहा हो, दुरुस्त तरीके से हर महीने आपको पैसा आ रहा हो। और एक पीछे जो कोविड के बाद एक ऐसा समय आया था कि कई क्षेत्रों में नौकरियां गई थी, और जहां नौकरी चल भी रही थी वहां पे सैलरी कट की गई थी। उस दौर में से हम निकले हैं, और कुल मिला के पिछले 5-6 महीने में ये देखने को मिल रहा था कि जो रियल एस्टेट था उसमें एक उछाल आ रहा था वापस, थोड़े दाम भी बढ़ रहे थे, नए नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे थे। हालांकि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, तथाकथित अफोर्डेबल, क्योंकि 50 लाख भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और आप जानते हैं बड़े शहरों में 50 लाख रुपए का क्या मिलेगा आज की डेट में, वो इतना बढ़ चढ़ के नहीं चल रहा था। जो बड़े मकान थे, प्रीमियम मकान थे, लग्जरी मकान थे, वो ज्यादा बिक रहे थे। और विशेषज्ञ कहते हैं कि उस सेगमेंट में जो 3-4 करोड़ के मकान हैं, और जो व्यक्ति 3-4 करोड़ का घर ले सकता है, तो उसे आधा प्रतिशत 1% अगर ब्याज दर में ऊपर नीचे कुछ टका हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ती है। पर कुल मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अब बढ़ना शुरू हो गया है पिछले 2 वर्ष में। और बल्कि अगर उससे और पीछे 2018 जब पिछली बार ये हाइक हुई थी, हमारी जो ब्याज दरें थी वो कम थी। ऐसा माना जा रहा था कि इकोनॉमी में ग्रोथ को वापस लाना है, जॉब्स को वापस लाना है। अब वो साइकिल चेंज हो चुका है, और अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी। कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि जून आते आते शायद रिजर्व बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिर से एक बारी ब्याज की दर बढ़ा दे, क्योंकि वो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को लेके बहुत चिंतित है। और जो पिछला अनाउंस नंबर था वो लगभग 7% का आया था। खुद रिजर्व बैंक ने ये कल बताया है कि जो अप्रैल में है वो और भी ज्यादा हो सकता है, और ये डर है रिजर्व बैंक को, जिसके कारण वो चाहता है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाए, इसलिए ब्याज दर उठाई जाती है। और आखिर में इस विषय पे, हालांकि ये कभी और चर्चा करेंगे, क्या ब्याज की दरें और भारत जैसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है इस प्रकार से, क्योंकि अभी जो मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन पिछले कुछ महीनों से आ रही है ये सप्लाई साइड के कारण है, ये ज्यादा डिमांड के कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग घर, गाड़ियां, बाकी चीजें खरीदने के लिए भाग रहे हैं। ये जो मुद्रास्फीति आई है ये तेल के खेल के कारण आई है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ है उसके कारण बहुत सारे जो कमोडिटीज हैं उनकी सप्लाई में मुश्किल पड़ी। अब जैसे यूक्रेन से हम $1 बिलियन का लगभग हर वर्ष सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते थे, और सनफ्लावर ऑयल ब्लेंड होके हमारे एडिबल ऑयल, हमारे खाने के तेल में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। पाम ऑयल वो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया। तो इसके कारण ऐसे जो सप्लाई साइड के इश्यूज हैं उनका मुद्रास्फीति या ब्याज दर से कोई लेना देना नहीं है, उनके कारण हमारे यहाँ मुद्रास्फीति बढ़ रही थी। तो एक छोटा ओपिनियन ये भी है कि शायद आरबीआई की इस ब्याज दर की हाइक से कितना असर पड़ेगा, क्या मुद्रास्फीति कम होगी, क्या जो महंगाई बढ़ी है, क्या जो आपकी जेब पे असर पड़ा है, क्या ये उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा। अब उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये जो मुद्रास्फीति का दौर चला हुआ है ये अलग प्रकार का था, और शायद इस हाइक से उतना परिणाम नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं कि पूरा 1 महीना हुआ है 6 अप्रैल से अब तक, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना फिर से बंद हो चुके हैं, जिसे मैंने आपको बार बार अपने शो पे कहा है कि गाड़ी स्टार्ट ऑन ऑफ करी जा रही थी। पहले चुनाव के कारण हुआ था,
अब महंगाई के डर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने बंद हो चुके हैं। अगर फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर एक झटका लगेगा मुद्रास्फीति को, और उस टाइम पे ब्याज दर के कारण कुछ हो पाएगा, मुझे इसके बारे में डाउट है। पर अभी अगर आप होम लोन के इंतज़ार में या कार लोन के इंतज़ार में हैं तो कमर कस लीजिए, थोड़ा महंगा पड़ेगा। पर अगर पैसा है, निवेश करना चाहते हैं, अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, जो ज़रूर लीजिए, क्योंकि कभी भी इसके लिए आज से बेहतर समय नहीं होगा। और इसी विषय को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको ये हमारी छोटी सी पेशकश अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बिजनेस टुडे को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।